आज हम बात करेंगे क्लास 12th विद्यार्थियों के लिए, जिसमें कि हम करवक कविता के बारे में बताने वाले हैं, जिसके लेखक मलिक मोहम्मद जैसी जी हैं। कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी। ठीक है, लिखो रे। लिखो स्कूल में देखती है। तो कवि परिचय में हम देखेंगे कि मलिक मोहम्मद जैसी जी का जन्म कब हुआ है। बताओ, देख के बताओ। 1492 ईस्वी में के आसपास में। और ये चीज जो है ना, अनुमानित है। ये क्या है? अनुमानित है, अनुमान लगाया गया ऐसा। ठीक है, अनुमानित है ऐसा। ठीक है, और उनका निधन जो है वो भी अनुमानित है। उनका निधन भी क्या है? अनुमानित है। 1548 ईस्वी अनुमानित है। क्या है? अनुमानित है। ठीक है, तो तुम सब लाइट फ्लाइट रन किसको होगा तो बता देना। ठीक है, और उनका निवास स्थान कहाँ है? निवास स्थान कहाँ है? तो जायस कब्र, अमेठी, उत्तर प्रदेश। यहाँ पर राज्य का नाम याद रखना है, उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश है। ठीक है, और काव्य धारा क्या है? तो निर्गुण भक्ति काव्य धारा है, और वो प्रेम मार्गी है। क्या है? प्रेम मार्गी, जिसको हम सूफी कहते हैं। शाखा के सबसे प्रमुख कवि हैं। प्रेम मार्गी के सबसे प्रमुख कवि कौन है? तो मलिक मोहम्मद जैसी जी हैं। कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी जी हैं। बोलेगा मलिक मोहम्मद किस काव्य धारा के कवि हैं? तो बोलना है निर्गुण भक्ति काव्य धारा की प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं। ठीक है, और इनकी रचनाएं की बात हम करें, प्रमुख रचनाएं क्या क्या हैं? तो प्रमुख रचनाएं पद्मावत हो गया, अखरावट हो गया, आखिरी कलाम हो गया, चित्ररेखा हो गया, कहरानामा का कहरानामा है ना, कहरानामा। ठीक है, इनकी रचना है। और विशेष बात जो है, जैसी को प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। प्रेम के पीर का कवि कहा जाता है किनको? मलिक मोहम्मद जैसी जी को। ठीक है, रे लड़का अल्लाह ने क्या को हुआ? 20 को हुआ रे। चलो इंग्लिश में एड्रेस लिखो जल्दी से। और वे चेचक के कारण, अरे नहीं कोई पढ़ा रहा है रे इंग्लिश। ए टीम बी टीम लग भी, ए टीम लग बी टीम लग भी पढ़ाओ। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, फॉर कैट। रे अंकित किताब लो, यहाँ है इंग्लिश किताब। वे चेचक के कारण रूपहीन थे। कैसे थे? रूपहीन। उनकी बाई आंखें और कान में दोष था। मतलब वो आंख से भी तो अंधे थे, मतलब एक आंख से अंधे थे, लेकिन उनके कान में भी दोष था। क्या दोष था? उनको कम सुनाई पड़ता होगा, ये तो कुछ बात है। लेकिन उनकी काव्य प्रतिभा अत्यंत दिव्य थी। मतलब सुनते हो ना, मतलब कविता के मामलों में वो सबसे अग्रणी थे, आगे थे। वे कहते हैं कि हम रूप से तो कुरूप थे, लेकिन हमारे सामने कितने रूपवान लोग हमारा आकर के पैर पूजते थे, नमन करते थे। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर क्या था? गुण था। हमारे अंदर क्या था? गुण था। ए चोट्टा कहीं का तुम सब नहीं मानेगा रे। अल्लाह क्या कर रहा था? ए लड़का, अल्लाह नहीं करना है, तो भी काम करना है एकदम शांति से करना है। ठीक है, इंग्लिश पढ़ रहा तुम इंग्लिश आकर के पढ़ो, और ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, बी टी मला लिखो। ठीक है, नहीं लिख रहा देखो तो कहो लिखने के लिए जल्दी से। और एड्रेस लिखो रे, इंग्लिश में एड्रेस लिख रहे हैं लड़की। कहता इस पाठ में 2 करवक संकलित हैं। कितने करवक संकलित हैं? 2 करवक संकलित हैं, जो जैसी के प्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत से लिया गया है। कहां से लिया गया? पद्मावत। इस पे ध्यान देना थोड़ा सा, पद्मावत से लिया गया है। कहां से लिया गया? पद्मावत से।
प्रथम पद में कवि क्या कहते हैं, इसमें कवि ने अपने रूपहीन होने और एक आंख से अंधेपन की तुलना किससे की है, तो चंद्रमा से, और किससे, समुद्र से, और किससे, आम से, है ना, सुमेरु पर्वत से। किस पर्वत से, सुमेरु पर्वत से। मतलब अपनी तुलना चंद्रमा से, समुद्र से, आम से, सुमेरु पर्वत से की है। रे नाम लिखो तो मॉनिटर है, क्या मॉनिटर है, नाम लिख तो, नाम लिख तो, अल्लाह जे करो ओकरा हम धोएंगे आए। रे डंडा लेकर आओ रे प्रदीपा, बाहर से डंडा लेकर आओ तो, चट्टा कहीं का, अगर बात नहीं समझ में आ रहा है इसको। पता है प्राकृतिक प्रतीकों से किए है। उनका कहना है कि इंसान अपने रूप से नहीं बल्कि अपने गुणों से महान होता है। मतलब अपने रूप से नहीं होता महान, किससे होता महान, अपने गुणों से महान होता है। ठीक है, चाहे रूप कितना भी सुंदर क्यों ना हो, यदि गुण नहीं होगा तो रूप क्या है, बेकार है, कोई काम लायक नहीं। अब द्वितीय पद, इसमें कवि ने अपने काव्य की रचना के पीछे की कड़ी मेहनत को बताया है। वो बताते हैं कि उसने अपनी कविता को, है ना, अपनी रचना के माध्यम से और क्या की है, कड़ी मेहनत किया है। क्या किया है, कड़ी मेहनत। उन्होंने इस कथा को अपने रक्त की लई यानी गोंद लगाकर जोड़ा है। इस कविता के शब्दों को किस प्रकार से जोड़ा है, तो रक्त की जो लई होती है गोंद बना करके उसने जोड़ा है, और आंसुओं से सींचा है। किससे सींचा है, आंसुओं से सींचा है। ठीक है, जो हल्ला करेगा तो देख लो, अरे अंकित जे हल्ला करो ओकरा धो ले, नहीं नहीं, और आंसुओं से, है ना, किससे, आंसुओं से सींचा है, और आंसुओं से सींचा है। उनका मानना है कि इंसान मिट जाता है लेकिन उसकी कीर्ति हमेशा, कीर्ति मतलब यानी यश, यश जिंदा रहता है ना। उनकी जो बुराई है कभी खत्म होगा नहीं, जो अच्छे व्यक्ति हैं, जो अच्छा काम करके गए हैं, कभी खत्म होने वाला नहीं है। चलो आगे हम देखते हैं। इंग्लिश शब्द कै को लिखिए रे, इंग्लिश शब्द कै को, 10 को लिखिए ना। चलो बोर्ड पे आकर के लिख दो तो तुम कैसे, क्या इंक है, लो में नहीं होगा ना तो दबा दबा इंक इसमें भर, हल्का हल्का डालना, ठीक है, लिखना। तो जल्दी आओ चांदो। हाँ तो आगे हम देखेंगे, कहता है प्रथम करबक, है ना, प्रथम करबक में क्या करा है, एक नैनन कवि मोहम्मद गुनी सोई बिमोहा जेई कवि सुनी, है ना। यानी यहाँ पर व्याख्या है कि कवि जैसी कहते हैं कि एक आंख होते हुए भी वे बहुत गुणी और विद्वान हैं। इस पे ध्यान देना, दो शब्दों पर, गुणी और विद्वान। वे एक आंख से तो अंधे हैं लेकिन होते हुए भी क्या है, गुणी और विद्वान हैं। जिस किसी ने उनका, जिस किसी ने भी उनके काव्य को सुना है, जिस किसी ने भी उनके काव्य को सुना है वह मोहित, मोहित मतलब मंत्र मुग्ध हो गया, उनका दीवाना हो गया। ए लड़की, ए लड़की, कुछ भी नहीं बोलना है, एकदम नहीं हल्ला होना चाहिए, ठीक है। चांद जैस जग उतारा, दिन्हा कलंक किन उजियारा, है कि नहीं, समझ रहे हो ना। तो यहां पर कहना चाहता है कि विधाता ने कवि को इस संसार में चंद्रमा की तरह बनाया है। किसकी तरह बनाया है, चंद्रमा की तरह। कैसे, तो जिस तरह से चंद्रमा में दाग है, कलंक है, फिर भी वह पूरे संसार को अपनी रोशनी देता है, कब, रात को। उसी तरह कवि में भी शारीरिक दोष है लेकिन उनका ज्ञान संसार को प्रकाशित कर रहा है।
उनका ज्ञान क्या है, संसार को प्रकाशित कर रहा है। ठीक है, मलिक मोहम्मद जैसी जी कहते हैं कि मेरा शरीर जो है ना, वो उसमें दोष है, हम मानते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो ज्ञान है वो क्या कर रहा है, इस पूरे संसार को प्रकाशित कर रहा है। इस पूरे संसार को क्या कर रहा है, प्रकाशित कर रहा है। और सुनो, ए लड़की जब नहीं लिखती है तो बंद करो, ऊपर उठा मार करवा बंद के लिए है ना। जब नहीं लिखती फटाक से पूरा बंद नहीं करना, हल्का सा इसे खाली छाप दो। ठीक है, अगला कहता है जग सुझा एक ही नहीं नहा, उबासुक अस नक्तन महा माँ। हाँ, ठीक है, यहाँ पर कवि ने अपनी एक आंख से पूरे संसार को समझ लिया, एक ही नयन से पूरे संसार को समझ लिया। उनकी वह एक आंख आकाश के नक्षत्रों के बीच चमकने वाले शुक्र तारे यानी शुक्र ग्रह के समान तेजस्वी है। मतलब उनकी जो एक आंखें हैं ना, वो भी क्या है, तो आकाश के जो नक्षत्र के बीच में एक तारा है जिसका नाम है शुक्र, उसकी तरह चमक रहा है। कौन, मलिक मोहम्मद जैसी जी की आंखें, है ना, समझ रहे हो ना। कहता है जव लही अम्बही डाभ न होई, तव लही सुगंध बसई न सोई। चार्ज करना होगी, कोई चीज चार्ज करना होगी। कोई चीज बोलो, तो चार्ज में ना लगी पूरा हाल तो लगा दे, ओकरा याद रहे कि मम्मी जी काम है। ला। तो कोई कर का कोड लगा दो तो स्विच में। हाँ, ये वाला कर का कोड वाला, और इधर कोड वाला पिल का कोड वाला, और इधर नहीं लेगा लगता, छोड़ दो रह दो गुस्सा। गुस्साई और लेना आ गया। चलो आगे हम देखते हैं, कहाँ तक बता दिए थे। यहाँ यहाँ यहाँ, चलो ठीक है। नहीं रे, यहाँ नहीं बता रहे थे। अच्छा रुको ना, देखते हैं, यहाँ पर थे। यहाँ पर कहता है लव जव लही अम्बही डाब न हुई, तव लही सुगंध बसई न सुई। जब तक आम, है ना, क्या करा है, जब तक आम के पेड़ों में, आम के पेड़ में नुकीली मंजरी यानी डाब नहीं निकलती है, तब तक उसमें मीठी खुशबू रस पैदा नहीं होता है। अर्थात बिना कष्ट और कमी के गुण नहीं निखरते हैं, यानी बिना कष्ट और कमी के गुण नहीं निकलते हैं। ठीक है, मतलब तुम्हारे अंदर क्या है, कुछ कष्ट भी होना चाहिए, कुछ कमी भी होना
चाहिए, तब कुछ कोई गुण जा करके तुम्हारे अंदर उभरेगा, है कि नहीं। चलो आगे हम बढ़ते हैं। तथा किन्ना समुद्र पानी जऊ खाड़ा, तऊ अति उभय असुर अपारा। मतलब कह रहे हैं कि समुद्र का पानी खारा है तब तो इतना है, अगर समुद्र का पानी जो है क्या है इतना नहीं होता तो क्या होता, समुद्र का पानी यदि इतना नहीं होता तो क्या होता, लोग उसको भी पी जाते हैं। और उतना समुद्र का पानी होता नहीं होता, कम जाता। अब तो इतना समुद्र में पानी है, नहीं तो समुद्र में पानी भी इतना नहीं होता। तो उसके अंदर एक अवगुण है तो एक गुण है कि नहीं, तो कुछ तो कमी होगा, है ना। कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना ही पड़ेगा। तथा समुद्र का पानी खारा है, इसी दोष के कारण वह असुझ मतलब थाली ना मिलने योग्य है, और अपार है, विशाल है, मतलब खाली नहीं रहेगा, ठीक है। अगर उसका पानी मीठा होता, क्या होता, मीठा, तो वो उतना विशाल और महान नहीं कहलाता, है ना। क्योंकि लोग उसे क्या करते, पी जाते हैं, ठीक है, मतलब लोग उसका उपयोग कर लेते हैं कि नहीं। हाँ हमारा वाला तो बे करते चाह अब खाली नहीं है, कहता है आगे, जब जेऊ में मेरु तिरस विनाशा भा कंचन गिरी आग आकाशा। मतलब जब शिव जी के त्रिशूल से सुमेरी पर्वत को नष्ट किया गया, यानी क्या किया गया, नष्ट किया गया, तभी वह सोने का होकर आकाश तक ऊंचा उठ गया, है ना। मतलब जब त्रिशूल से सुमेरु पर्वत को नष्ट किया गया तो क्या बन गया, सोने का होकर, सोने का हो गया, और क्या है, आकाश तक ऊंचा उठ गया। कष्ट सहकर ही वह मूल्यवान बना, है ना। कष्ट सहकर ही क्या बना, मूल्यवान। मतलब जब तक लोहा तपता नहीं है, जब तक चमकता नहीं है, समझा कि नहीं। जैसे एक ईंट की भट्टी पर जाओ तो देखा होगा, मिट्टी मिट्टी जब तक पकेगा नहीं, जब तक मूल्यवान होगा नहीं होगा। तो तुमको भी पकना पड़ेगा, तुमको भी क्या तपना पड़ेगा, है कि नहीं। यहाँ पर मलिक मोहम्मद जैसी जी वही कहते हैं कि हर व्यक्ति को क्या है, तपना पड़ेगा, तब जाकर के मूल्यवान बनेगा, ठीक है, अन्यथा संभव नहीं है। जव लही घड़ी कलंक न पाड़ा, न पाड़ा पड़ा, जव लही घड़ी कलंक न पाड़ा, कांच हुई न कंचन कारा, है ना, कांच हुई न कंचन कारा। जब तक सोने को तपाने वाले बर्तन में डालकर तपाया नहीं जाता, तब तक वह कच्चा सोना असली और चमकदार आभूषण नहीं बनता, बनेगा नहीं। जब तक आदमी तपेगा नहीं, तब तक, जब तक आदमी परिश्रम करेगा नहीं, तब तक कोई उपाय नहीं है कोई उपाय नहीं है। कहता एक नैनन जस दर्पण और ते ही निर्मल बाहु, सब रूपवंत गही मुख जो वहीं कई चाऊ, ठीक है। मतलब कवि की एक आंख यानी दर्पण यानी शीशे के समान स्वच्छ और निर्मल भाव वाली है, ठीक है। उनकी इसी आंतरिक गुण और पवित्रता के कारण बड़े बड़े सुंदर और रूपवान लोग भी उनके पैरों पकड़ करके बड़े आदर से उनका क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं, तथा उनके पैर पकड़कर बड़े आदर से उनके मुख की तरफ देखते हैं, जबकि वो खुद सुंदर है ना। तब पर भी वो मलिक मोहम्मद गुनी को देखते हैं, गुनी मतलब जिसके पास गुण हो, गुणवान है, वो क्या है, गुणवान है। कहता द्वितीय करवक, मोहम्मद कभी यह जोड़ी सुनावा, सुन जो प्रेम के पीर गावा, है ना। जैसी जी कहते हैं कि मैं ने इस कविता को जोड़ जोड़ कर सुनाया है, जिसने भी इस कविता को सुना है उसने उसमें प्रेम की पीड़ा उत्पन्न महसूस किया है, मतलब उसके अंदर जो ना प्रेम की पीड़ा उत्पन्न हुआ है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। कहता जोड़ी लाई रकत कई लई, गाढ़ी प्रीत नैन नैनन जल भेई। कहता मैंने इस काव्य की कथा को अपने रक्त की लई यानी खून की गोंद लगाकर जोड़ा है, और उनकी गाढ़ी प्रीति यानी गहरे प्रेम को अपनी आंखों के आंसुओं से सींचा है।
सींच सींच कर क्या किया, मजबूत किया है ना। ये जो हमारी कविता है ना, ये हमारी कविता नहीं है, इन्हें हमने क्या किया है, खूनों से सींचा है। ए अल्लाह ने रे एड्रेस लिखा गया रे, एड्रेस लिखाया, ट्रांसलेशन देंगे तुम लोगों को बनाने, फिर लिखो रे बीटीम, बीटीम 10 गो शब्द लिखो तो इंग्लिश करना, लिखो राम। बी टीम कौन कौन है, रैंकित बी टीम के ओके देख लिख कर दो, शब्द लिखा रहे हैं, लिखे कौन, तथा मन जानी कबित अस किन्हा, मकऊ यह रही जगत मन चिन्हा, है कि नहीं? तो राम श्याम मोहन करे, लेकिन नहीं लिख लो, डंडा चलाओ रे, राम श्याम मोहन राघव राजू राहुल राकेश, तो बीटी में है, अरे बीटी में वाला भी लिख, ए टीम वाला भी लिख, राम राहुल राजू राकेश मोहन सोहन रोहन राघव राजेश राकेश, मतलब इसका अर्थ है, व्याख्या है, मैंने अपने मन में यह विचार करके इस कविता की रचना की है। शायद मेरे ना रहने के बाद भी इस संसार में मेरी यही एक आखिरी निशानी यानी पहचान बची रही है, बची रहेगी। ठीक है, मैं मर तो जाऊंगा लेकिन मेरा यश क्या रहेगा, जिंदा रहेगा। ठीक है, कहाँ सो राजा रतन सेना, कहाँ सुआ अश्वधि उपरेना, है ना, कहाँ उलादीन सुलतासु, कहाँ राघव जई किन वखानु, है ना, कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी, कोई ना रहा रही कहानी, मतलब इस जग में कोई भी ना रहा, रही सिर्फ कहानी, कोई नहीं रहा, सब समाप्त हो गया। कहता है ना तो वह राजा रतन सेन है, ना वह बुद्धिमान तोता है, ना वह सुल्तान अलाउद्दीन है, ना ही राघव चेतन है, और ना ही परम सुंदरी रानी पद्मावती बची है। अब इस संसार में कोई जीवित नहीं है, केवल उसकी क्या है, कहानी बाकी रह गई है, मतलब जिंदा है कहानी, मतलब मर तो गया व्यक्ति, फूल मरे पर मरे न वासु, यानी फूल तो मरेगा लेकिन उसका सुगंध नहीं मरने वाला है, समाप्त होने वाला नहीं है। दिखा रे को रतन, ए रतन मदन सदन मंग तरंग, देखो आगे दशक लिखे हुए चोट्टा कहेंगे, राजा राज राजकुमार महेश महेश में, और लिखते जाओ अभी। आगे देखो, आगे देखो क्या कर रहा है कि कोई जगत ना बचा जसहु जसु केई ना लिन्ना जेसु मोल, जो यह पढ़ई कहानी हम शवड़े दुई बोल, है ना। शायद पता नहीं इसमें, चलो इसके अर्थ को हम समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर
कहा कि इस संसार में ना तो किसी ने यश को बेचा है और ना ही किसी ने इसे धन से खरीदा है। कवि कहते हैं कि जो भी इस दर्द भरी कहानी को पढ़ेगा वह हमें दो शब्दों में याद जरूर करेगा। ठीक है। और एक में इसमें और है, फूल मरे पर मरे न वासु, मतलब व्यक्ति तो मर जाता है लेकिन उसका यश कभी मरता नहीं है। लेकिन यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, हो सकता है छूट गया हो कोई टॉपिक्स। चलो हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आते हैं। ठीक है। कथा करवक के रचयिता कौन है? करवक के रचयिता कौन है? तो मलिक मोहम्मद जैसी जी हैं। ठीक है। कथा मलिक मोहम्मद जैसी किस काल के कवि हैं? तो भक्ति काल की निर्गुण और प्रेम मार्गी सूफी शाखा के कवि हैं। ठीक है। और जैसी के महाकाव्य का नाम क्या है? तो पद्मावत है। पद्मावत ने है, ऑप्शन में दिल रहेगा। कभी अपनी एक आंख की तुलना किससे करते हैं? तो दर्पण से, शीशा से करते हैं। किससे करते हैं? शीशा से। जैसी जी को किस बीमारी के कारण रूपहीन होना पड़ा? चेचक के कारण से। किसके कारण से? चेचक के कारण से रूपहीन होना पड़ा। फूल मरे पर मरे न वासु का क्या अर्थ है? कि मनुष्य मर जाता है पर उसकी कीर्ति यानी यश हमेशा क्या रहता है? अमर, हमेशा अमर रहता है। ठीक है। जैसी ने अपनी कथा को किस चीज से जोड़ा है? तो रक्त की लई यानी खून के गोंद से जोड़ा है। खून के गोंद से जोड़ा है। चलो अगले पेज में हम आ जाते हैं। ये हमारा लास्ट पेज है जो प्रश्न उत्तर होगा। ठीक है। यहां पर कह रहा कि कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की है ना? तो दर्पण जिस प्रकार से क्या रहता है? स्वच्छ और निर्मल रहता है ना? उसमें जैसा रूप होता है वैसा ही साफ दिखाई देता है। उसमें कोई बनावटी या पक्षपात नहीं होता, मतलब दिखावा नहीं होता। ठीक है। ठीक उसी प्रकार से कवि की आंख, उनका दिल भी पूरी तरह पवित्र और निर्मल और निष्पक्ष है, मतलब किसी का पक्ष नहीं लेता है। वे किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं, यानी भेदभाव के सच को देखते और अभिव्यक्त करते हैं। इसीलिए उन्होंने अपनी आंख की तुलना दर्पण से की है। मतलब अगर कोई व्यक्ति भेदभाव कर रहा है तो उसको समझते हैं, जानते हैं। ठीक है। उनका समर्थन नहीं करते हैं। ठीक है। कहता है पहले करवक में कलंक, कांच और कंचन से क्या तात्पर्य है? यानी पहले करवक में इसका वर्णन है, किसका? कलंक। इसका वर्णन है कलंक का। ठीक है। कलंक का वर्णन है। और फिर क्या है? कांच का वर्णन है। फिर किसका वर्णन है? तो कंचन का वर्णन है। ठीक है। तो इसका क्या तात्पर्य है? तो कभी इन प्रतीकों के माध्यम से समझाते हैं कि जिस प्रकार से चंद्रमा के अंदर दाग है होने पर भी वह जगत को क्या कर दे रहा है? प्रकाश दे रहा है। और समुद्र क्या है बाबू? खारा है। खारा होने के कारण भी क्या है? असीमित है, मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है, अपार है, बहुत है। और सोने को जब आग में पिघलाते हैं, तपाते हैं, तो वो क्या है? शुद्ध सोना बनता है और उससे आभूषण बनता है। उसी प्रकार से मनुष्य के शरीर में अगर दोष है तो कोई मायने नहीं रखता है, बल्कि उसके अंदर क्या होना चाहिए? आंतरिक गुण होना चाहिए और कठिन परिश्रम करने वाला होना चाहिए। तब जाकर के उसका मूल्य क्या होगा? बढ़ेगा। वो मूल्यवान व्यक्ति बनेगा। क्या बनेगा? मूल्यवान व्यक्ति बनेगा। ठीक है। कहता है रक्त की लई, रक्त के लई का क्या अर्थ है? तो रक्त के लई का अर्थ है अपने खून की गोंद बनाना। और कवि का यह तात्पर्य है कि उसने क्या किया है? रक्त की लई से, है ना, परिश्रम से, गहरी आत्मता से, है ना, उसने क्या किया है? अपनी कविता के शब्दों को उस रक्त की लई यानी गोंद से जोड़ा है। यहाँ पर कह रहा है कि उन्होंने इस काव्य यानी पद्मावत की रचना अत्यंत कठिन परिश्रम और गहरी आत्मीयता और अपने जीवन के सारे सुख दुख अनुभवों भावनाओं को निचोड़कर किया है। उन्होंने अपनी उन्होंने अपनी पूरी जीवन शक्ति इस कविता में लगा दिया। इस काव्य को रचना में लगा दी। इस काव्य की रचना में लगा दी, है ना। अपना पूरा जीवन, अपना पूरा शक्ति, अपना पूरा क्षमता, है ना, अपना पूरा भाव, आत्मा सब लगा दी। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा चैप्टर जो है उसका अंत हुआ। ठीक है।